मार्गदर्शन। यशिका राठी की इच्छा थी कि काश वो वहीं मर जाती। उसने जो नासमझी भरी बातें कभी कही थी वे अर्जुन मेहरा ने सुन ली थी। वो चाहती थी कि जमीन फट जाए और उसे पूरी तरह निगल जाए। उसका चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया और वो अर्जुन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने अपना सिर सीने में छिपा लिया। शर्मिंदगी से चेहरा जल रहा था। हकलाते हुए बोली, अंकल, उनकी बकवास मत सुनो। मैंने ऐसा नहीं कहा। उसकी दोनों सबसे अच्छी सहेलियों ने भौहें चढ़ाई। यशिका, तुमने ऐसा कहा था। मम्फ मम्फ। यशिका ने जल्दी से अपने मुंह बंद कर लिए और जोर से धमकी देते हुए बोली, फिर से कहो और हम साथ मरेंगे। आखिरकार दोनों सबसे अच्छी सहेलियां चुप हो गई। उनके छोटे छोटे चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। यशिका को क्या हो गया था? क्या यह हो सकता है कि इस अर्जुन मेहरा में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो उससे इतना डरती थी? खुशमिजाज लड़की ने यशिका का हाथ छुड़ाया और चुनौती भरी नजरों से बोली, अरे, तुम तो हमारी उम्र के हो, फिर यशिका के चाचा कैसे बन रहे हो? बिल्कुल सही। दूसरी लड़की भी यशिका पर भड़की, तुम्हें खुद को साबित करना होगा ताकि हम यकीन दिला सकें। अर्जुन को यह मजेदार लगा। अगर तुम यकीन नहीं दिला पा रही हो तो तुम क्या कर सकती हो? यह देखकर कि वे बिना किसी बुरी नियत के यशिका के पक्ष में बोल रही थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई और कहा, तो फिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये दोनों लड़कियां बस न्याय के लिए खड़ी होना चाहती थी। जब अर्जुन की परीक्षा लेने की बात आई तो उन्होंने पूरी तरह सोचा नहीं था। अचानक खुशमिजाज लड़की ने बने हुए मंच की ओर इशारा किया, तुम बाद में वहां जाओ और हमारे परंपरा संप्रदाय के कुलीनों के साथ मुकाबला करो। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगी तो हम तुम्हें यशिका के चाचा के रूप में स्वीकार करेंगे। ओ, अर्जुन ने अपनी भौहें उठाई। एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के रूप में क्या मैं भी आपके परंपरा संप्रदाय की शिष्य प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूं? यशिका अपनी दो सहेलियों की बातों से लगभग पागल हो गई। उसने झट से कहा, चाचा, इन दोनों लड़कियों की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। वे एक दोस्ताना मैच की बात कर रही हैं। हर साल जब हमारी परंपरा संप्रदाय की शिष्य प्रतियोगिताएं होती हैं, तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य विशेष रूप से देखने आते हैं। इसलिए प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद एक विशेष दोस्ताना मैच का आयोजन किया जाता है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य आगे आकर किसी संप्रदाय के शिष्य को चुनौती दे सकते हैं, या कोई संप्रदाय का शिष्य किसी पर्यवेक्षक बाहरी शिष्य को मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित कर सकता है। अर्जुन समझ गया, परंपरा संप्रदाय शीर्ष 3 शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था। इसके शिष्यों की शक्ति पर अन्य संप्रदायों की कड़ी नजर रहती थी। इसलिए शिष्य प्रतियोगिताओं के दौरान बाहरी संप्रदाय के लोग हमेशा देखने आते थे, अपने शिष्यों की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए। परंपरा संप्रदाय ने उदारतापूर्वक एक मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन किया, जिससे आगंतुकों को अपने शिष्यों की शक्ति का करीब से अनुभव करने का अवसर मिला। ये तो मानना ही पड़ेगा कि परंपरा संप्रदाय को अपने शिष्यों की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अर्जुन मुस्कुराया, युद्ध की कोई जरूरत नहीं, इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। देखना ही काफी है। परंपरा संप्रदाय के युद्ध मैच अपने शिष्यों की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए होते थे। अगर शिष्य जीत जाते तो सब ठीक था। अगर वे हार जाते तो परंपरा संप्रदाय के लिए थोड़ी शर्मिंदगी होती। छी! दोनों लड़कियों ने एक साथ आंखें घुमाते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। उन्हें लगा कि अर्जुन में स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी है और वो मंच पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यशिका उन दोनों का गला घोंटना चाहती थी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, चाचा, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। एक है हिडन ब्लेड पीक की तलवार पथ की प्रतिभाशाली कलाकार चारवी लघारी, एक है बंबू ग्रोव पीक की हस्तरेखा विशेषज्ञ चित्रा ये वाले। इन्हें इनके गुरुओं और वरिष्ठ भाइयों ने बिगाड़ दिया है, इसलिए ये बिना सोचे समझे बोलते हैं।
कृपया इसे दिल पर न ले। चारवी लघारी, जो खुशमिजाज थी, मुंह बनाकर बोली, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अगर हिम्मत है तो मंच पर हमसे लड़ो। अर्जुन बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिए। वो दर्शकों की सीटों की ओर टहलते हुए चले गए। वो प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करते हुए सहजता से बैठ गए। तभी शिष्यों में हलचल मच गई। सांप्रदायिक गुरु के शिखर के वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन यहां है और हिडन ब्लेड पीक की वरिष्ठ बहन लावण्या शिंदे, बंबू ग्रोव पीक के वरिष्ठ भाई वरुण देशमुख भी यहां हैं। ये सभी संप्रदाय के कुलीन लोग हैं, चयन से मुक्त, बीस टाइड की अग्रिम पंक्ति में जाने के योग्य। वे यहां क्यों हैं? स्वाभाविक रूप से वे हमारे परंपरा संप्रदाय का समर्थन करने के लिए यहां हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इस बार कई बाहरी संप्रदाय पर्यवेक्षक हैं? अगर उनमें से कोई भी हमारे सामान्य शिष्यों के लिए बहुत शक्तिशाली है तो वे संप्रदाय के सम्मान को बनाए रखने के लिए आगे आएंगे। नए शिष्यों को एक बात का एहसास हुआ। परंपरा संप्रदाय को अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था कि वे बिना किसी शर्मिंदगी के द्वंद्व युद्ध आयोजित कर सकते थे। हर्षवर्धन और अन्य संप्रदाय के कुलीन लोग उनके तुरुप के पत्ते थे। हर्षवर्धन भीड़ के बीच एक सितारे की तरह चले। दूर से उन्होंने शिष्यों के बीच यशिका राठी को अलग से देखा। उसने हल्के पीले रंग की चौड़ी बाजू की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसके गाल सफेद और नाजुक थे। उसकी आंखें चमकदार और मोती जैसे दांत थे। शिष्यों के बीच खड़ी होकर उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। छाया घोष जितनी सुंदर न होने के बावजूद वो असाधारण रूप से आकर्षक थी। उसने दूर से ही यशिका की ओर हाथ हिलाया। कनिष्ठ बहन यशिका, प्रतियोगिता देखने हमारे साथ आइए। मैं आपको कनिष्ठ बहन लावण्या और कनिष्ठ भाई वरुण से मिलवाता हूं। यशिका हमेशा संप्रदाय के कुलीन शिष्यों के बीच घुल मिल जाती थी। विभिन्न शिखरों के प्रतिभाशाली लोगों से दोस्ती करती थी, लेकिन समान गुण समान को आकर्षित करते हैं। शीर्ष प्रतिभाओं में हर्षवर्धन को छोड़कर, जो अक्सर छाया घोष के करीब आने के लिए यशिका से सौदा करते थे, लावण्या शिंदे और वरुण देशमुख, जो दोनों असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, आमतौर पर उससे कोई खास मतलब नहीं रखते थे। अब जब वो परिचय करा रहा था तो उसे विश्वास था कि यशिका जल्द ही उनसे दोस्ती कर लेगी और यशिका बहुत खुश होगी। चारवी लघारी और चित्रा ये वाले भी मुस्कुराई और आग्रह किया, चलो यशिका, जाओ। क्या तुम हमेशा से बड़ी बहन लावण्या और बड़े भाई वरुण से मिलना नहीं चाहती थी? लेकिन सबको आश्चर्य हुआ। याशिका ने लावण्या शिंदे और वरुण देशमुख को दूर से ही सलाम किया। नमस्कार, बड़ी बहन लावण्या, बड़े भाई वरुण, मुझे अपने चाचा के साथ जाना है। उम्मीद है तुम समझ जाओगी। वो मन ही मन अर्जुन को अपना चाचा मान चुकी थी। एक बड़े की मौजूदगी में वो स्वाभाविक रूप से उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसकी प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। इससे हर्षवर्धन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। याशिका के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दौड़कर आने का उसका कल्पित दृश्य साकार नहीं हुआ। इसके बजाय उसने विनम्रता से मना कर दिया था। लावण्या शिंदे को थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। उसने हमेशा याशिका को नजरअंदाज किया था। आज उसे खुशामद करने का मौका दिया, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया। हाँ, इस छोटी बहन याशिका का रवैया बहुत ही खराब है। वरुण देशमुख भी नाराज थे। लगता है छोटी बहन याशिका मुझे नीची नजर से देखती है। हर्षवर्धन ने जल्दी से याशिका के लिए मामला सुलझा लिया। ये पूरी तरह से छोटी बहन याशिका की गलती नहीं है। जाहिर है वो छोटी बहन लावण्या और छोटे भाई वरुण से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन दिव्य डॉक्टर शंकर उसे उसके चाचा के साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सुनकर लावण्या शिंदे और वरुण देशमुख दोनों ने याशिका के बगल में अर्जुन मेहरा की ओर देखा। दोनों के माथे पर बल पड़ गए। वो वायु पर्वत संप्रदाय का बाहरी शिष्य है, जिसका कोई आत्मा मूल नहीं है।
ऐसे व्यक्ति को चाचा के रूप में पहचान कर क्या यशिका को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? हर्षवर्धन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ बहन यशिका के पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, चलो बैठते हैं। अपने द्वंद्व युद्ध के बाद उसे क्षमायाचना के तौर पर कनिष्ठ बहन लावण्या और कनिष्ठ भाई वरुण के लिए कुछ बढ़िया स्पिरिट वाइन भेजने को कहो। जैसे ही शिष्यों ने अपना स्थान ग्रहण किया, परंपरा संप्रदाय की शिष्य प्रतियोगिता शुरू हुई। ये एक पहलू में वायु पर्वत संप्रदाय के समान थी। उत्कृष्ट शिष्यों को प्रतियोगिता से छूट दी गई थी। इस प्रकार नीम स्थापना के 8वें स्तर से नीचे के शिष्य ही प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अगला मुकाबला आयुर्वेद शिखर की यशिका राठी बनाम अष्टांग संप्रदाय के प्रणव भगत। चारवी लघारी और चित्रा ये वाले दोनों के चेहरे बदल गए। यशिका, इस आदमी से मिलने के लिए तुम्हारी किस्मत ही खराब है। चारवी ने सहानुभूति भरी नजरों से यशिका को देखा। चित्रा ने भी मुंह बनाया। ये ड्रॉ बहुत ही अनुचित है। प्रणव भगत अष्टांग संप्रदाय की प्रमुख प्रतिभा है। उनकी साधना आधारशिला स्थापना के 7वें स्तर पर है और उन्हें एक शक्तिशाली पैर तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त है। इससे पहले उन्होंने इसी क्षेत्र के लोगों को सिर्फ 3 किक से हराया था। चारवी ने कहा, यह सही है, हमारी यशिका तो सिर्फ आधारशिला स्थापना के 6ठे स्तर पर है। वो उससे कैसे मुकाबला कर सकती है? यशिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा कि वो बहुत बदकिस्मत है, सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रही है। उसने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। चाचा, मैं अब चलती हूं। हालांकि अर्जुन ने प्रणव भगत की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, क्या तुम उससे जीतना चाहते हो? अलग व्यवहार। चारवी लघारी ने आंखें घुमाई। क्या यह साफ नहीं है? संप्रदाय की महाप्रतियोगिता में हारने के लिए कौन भाग लेता है? यशिका राठी भी हंसे बिना नहीं रह सकी। चाचा, ये कैसा सवाल है? कोई शिष्य जीतना कैसे नहीं चाहेगा? बात बस इतनी है कि ताकत का अंतर साफ है, इसलिए जीतना बहुत मुश्किल है। अर्जुन मेहरा पूछते रहे, क्या तुम बेइज्जती से जीतना स्वीकार कर सकते हो? यशिका की आंखों में उलझन थी। पूरी ताकत के सामने क्या कोई चालाकी कर सकता है? अर्जुन ने प्रणव भगत को घूरा। उसकी आंखें अंतर्दृष्टि से भरी थी। अगर तुम ताकत पर भरोसा करके उसे पूरी ईमानदारी से जीतना चाहते हो तो ये वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चालाकी करने में कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। चालाकी? चारवी लघारी और चित्रा ये वाले सशंकित दिखी। प्रणव भगत की ताकत तो सबने देखी थी। वे उसके खिलाफ कौन सी चाल चल सकते थे? यशिका को भी यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, चाचा, बोलो तो सही। जब तक ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता तब तक कोई बात नहीं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने अभी देखा है कि जब प्रणव भगत लड़ता है तो उसका दाहिना पैर उसके बाएं पैर से कम फुर्तीला होता है। उसके दाएं पैर में चोट लग गई होगी, जिससे उसे ताकत लगाना मुश्किल हो रहा होगा। अगर तुम उसके दाएं पैर पर वार करो तो तुम्हें अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। चारवी चौंक गई और बोली, मुझे ध्यान क्यों नहीं आया? चित्रा ने भी भाव शून्य भाव से अपना सिर हिलाया। मैंने अभी प्रणव को ध्यान से देखा था। उसके पैरों में कोई खास अंतर नहीं था। यशिका भी सशंकित थी, लेकिन एक बार फिर कोशिश करने की मानसिकता के साथ उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, अंकल। फिर वो प्रणव भगत से द्वंद्व युद्ध के लिए रिंग में कूद पड़ी। हर्षवर्धन ने दिलचस्पी से देखा और कहा, छोटी बहन लावण्या, बड़े भाई वरुण, इस मुकाबले में छोटी बहन यशिका के बारे में आपकी क्या राय है? लावण्या शिंदे ने उदासीनता से कहा, और क्या सोचा जा सकता है? वो 6ठी परत की फाउंडेशन स्थापना में है। वो पैर की तकनीकों में माहिर प्रणव भगत से कैसे जीत सकती है? वरुण देशमुख ने शराब का प्याला पकड़ा। धीरे धीरे घूंट भरते हुए उदासीनता से कहा, हारना तो तय है। अगर वो बाद में मुझसे ठीक से माफी मांग ले तो शायद मुझे अच्छा लगे और मैं उसे उसकी कमजोरियों के बारे में कुछ सलाह दे सकूं।
हर्षवर्धन हंसे, तो मैं उसकी तरफ से छोटी बहन यशिका का शुक्रिया अदा करूंगा। छोटे भाई वरुण। लेकिन रिंग में कई दौर की बहस के बाद हर्षवर्धन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वरुण देशमुख ने भी अपना वाइन कप नीचे रख दिया। 20 चालें बीत चुकी हैं और वे अभी भी लड़ रहे हैं। यशिका की ताकत मेरी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा लग रही है। लावण्या शिंदे की नजरें तेज हो गई और उन्होंने मुख्य बात समझ ली। क्या तुमने गौर किया, वो प्रणव के दाहिने पैर पर हमला कर रही है। उसकी याद दिलाने पर दोनों ने ध्यान से देखा और पाया, जैसा कि लावण्या ने कहा, यशिका ने उसके दाहिने पैर पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे प्रणव भगत कई शक्तिशाली हमलों को रोक पाया। आखिरकार उन्हें सुराग मिल गया। लावण्या ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। प्रणव का दाहिना पैर थोड़ा अकड़ा हुआ लग रहा है। क्या ये घायल हो सकता है? वरुण की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। बड़े भाई हर्ष, ये छोटी बहन याशिका मार्शल आर्ट में उतनी बुरी नहीं लगती जितनी तुमने कहा था। कम से कम हमें प्रणव के दाहिने पैर में कोई समस्या नजर नहीं आई, लेकिन इस छोटी बहन याशिका ने इसे बड़ी बारीकी से भांप लिया। अब मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी हो गई है। सिर्फ वही हैरान नहीं थे, दर्शकों में मौजूद बुजुर्ग और शिष्य भी आश्चर्य से देख रहे थे। याशिका के अलावा किसी ने भी प्रणव भगत के पैर की चोट पर ध्यान नहीं दिया। वो स्थिति जहां प्रणव को याशिका को कुचलना था। याशिका द्वारा अपने दाहिने पैर पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति के कारण रससाक्षी में बदल गई। आखिरकार प्रणव के पैर की चोट हर कदम के साथ बढ़ती गई। याशिका को मौका मिल गया और उसने हथेली से वार करके उसे रिंग से बाहर फेंक दिया। प्रणव की आंखें अनिच्छा से भरी थी, लेकिन अंत में उसने इसे प्रशंसा में बदल दिया। हाथ जोड़े और कहा, छोटी बहन याशिका, आपकी अवलोकन क्षमता बहुत अच्छी है। मेरे पैर की चोट लगभग ठीक हो गई है और अब कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी बहन याशिका को इसका पता चल जाएगा। याशिका ने हाफते हुए कुछ अपराध बोध के साथ कहा, जीत सम्माननीय नहीं होती। प्रणव ने हाथ हिलाया। अवलोकन कौशल भी एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत का एक हिस्सा है। बड़े भाई ने पूरे दिल से हार स्वीकार की। सबकी हैरानी भरी निगाहों के बीच रेफरी ने यशिका की पूर्ण विजय की घोषणा की। यशिका हल्के से पीछे हट गई। हर कदम रुई पर पैर रखने जैसा लग रहा था। अवास्तविक सा। उसने वास्तव में पैर की तकनीक के विशेषज्ञ प्रणव भगत को एक क्रॉस लेवल द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। अनगिनत निगाहों के बीच वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। जब उसने अर्जुन मेहरा को सीटों पर देखा, उसकी आंखों में सम्मान गहरा गया। अगर अंकल का मार्गदर्शन न होता तो उसके जीतने की जरा भी संभावना नहीं होती। इसलिए उसने अपनी हंस पीली लंबी पोशाक उठाई और मुस्कुराते हुए दौड़ी, हर्षवर्धन और दूसरों की सीटों के पास से गुजरते हुए। हर्षवर्धन मुस्कुराए, छोटी बहन यशिका, बधाई हो। अभी अभी आपके प्रदर्शन से बड़ी बहन लावण्या और छोटे भाई वरुण बहुत प्रभावित हुए। जाओ, स्पिरिट वाइन का एक बर्तन तैयार करो और उन दोनों को पिलाओ। अगर वे अच्छे मूड में हो तो वे तुम्हें कुछ सुझाव दे सकते हैं जो महीनों या साल भर की कड़ी साधना के लायक होंगे। याशिका के पास उनसे निपटने का समय कैसे हो सकता था? वो जल्दी से मुस्कुराई, माफ करना बड़े भाई बहन, मुझे चाचा के साथ जाना है। शायद अगली बार। वो खुशी खुशी अर्जुन के पास लौटी और उत्साह से बोली, चाचा, मैंने आपकी विधि अपनाई और सचमुच जीत गई। अर्जुन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, यह विधि बहुत सम्मानजनक नहीं है। साथ ही शिष्यों के बीच इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से रिश्ते खराब हो सकते हैं। बाहरी लोगों के खिलाफ कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन साथ ही शिष्यों के बीच कम तरकीबें अपनाना ही बेहतर है। इस विधि की ओर इशारा करने वाले अर्जुन को भी लगा कि यह बहुत सम्मानजनक नहीं है। याशिका को थोड़ा अपराध बोध हुआ। इस विधि से उसे जीत में मानसिक शांति नहीं मिली। हालांकि इससे वो अर्जुन के प्रति कृतज्ञ होना नहीं छोड़ी। उसने स्पिरिट वाइन का एक बर्तन निकाला
उसमें 2 प्याले डाले। एक प्याला अर्जुन को देकर और दूसरा खुद पीते हुए उसने कहा, चाचा, ये प्याला मेरा आपका आभार है। ये सुनकर चारवी लघारी चौंक गई। वो बोली, यशिका, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम इस तरह बड़ी बहन लावण्या और बड़े भाई वरुण को नाराज नहीं कर रही हो? अभी अभी जब उनसे उन दोनों को टोस्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा अगली बार, लेकिन अब वो अर्जुन को टोस्ट कर रही थी। यशिका ने हर्षवर्धन और बाकियों के चेहरों की तरफ नहीं देखा। अपने नाजुक चेहरे पर एक शांत भाव के साथ उसने कहा, उन्हें रहने दो। अपने चाचा का सम्मान करने में क्या बुराई है? जया कपूर के साथ हुई घटना का अनुभव करने के बाद उन्हें धीरे धीरे सब समझ आ गया। जया ने उन्हें सिर्फ 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई दिनों से प्रताड़ित किया था। उसने रिश्ते बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन क्या कोई था जो उसके लिए खड़ा हुआ? वे उसे बस एक खूबसूरत सहायक समझते थे। जब उन्हें उसकी जरूरत होती थी तब वे उसे बुलाते थे, जब उन्हें जरूरत नहीं होती थी तब उसे नजरअंदाज कर देते थे। इसके विपरीत जिस अंकल से वो अभी अभी मिली थी, उन्होंने उसका साथ दिया और उसके मैच में उसका मार्गदर्शन किया। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? और ये दृश्य लावण्या शिंदे और वरुण देशमुख पूरी तरह से शर्मिंदा हो गए। घिनौना, वो मुझे, लावण्या शिंदे, क्या समझती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की? वरुण का चेहरा भी उदास था, साफ तौर पर गुस्से में। उसे टोस्ट देकर उसका चेहरा दिखाया। उसने मना कर दिया, लेकिन उसने किसी अंकल को सम्मानपूर्वक टोस्ट किया। ठीक है, वो इस अंकल को कितना महत्व देती है ना? बाद में दोस्ती के मैच में मैं देखूंगा कि उसके इस अंकल में क्या काबिलियत है। धोखाधड़ी का संदेह। संप्रदाय की भव्य प्रतियोगिता जारी रही। यशिका राठी 2 बार और मंच पर आई। अपनी पिछली शानदार जीत के साथ उनकी मानसिकता उत्कृष्ट थी और उनका प्रदर्शन असाधारण था। उन्होंने लगातार 2 जीत हासिल की। अंकल, एक और जीत और मैं शीर्ष 10 में आ जाऊंगी। वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये कई प्रतियोगिताओं में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हालांकि जैसे ही अंतिम 10 मुकाबलों की व्यवस्था हुई, यशिका के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अंतिम 10 मुकाबले इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शिष्याओं के बीच थे। स्वाभाविक रूप से कठिनाई पहले से कहीं अधिक थी। 9वें मुकाबले में यशिका का सामना मीनल ठाकुर नाम की एक महिला शिष्या से होगा। ये वही है? चारवी लघारी ने अपना माथा रगड़ा। यशिका, क्या तुमने घर से निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा? चित्रा ये वाले सहानुभूतिपूर्ण दिखी। तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। इस प्रतियोगिता में 2 सबसे मजबूत शिष्य प्रणव भगत और मीनल ठाकुर है और तुमने दोनों का सामना किया है। यशिका के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैं बड़ी बहन मीनल की बराबरी कैसे कर सकती हूं? उनकी ताकत तो प्रणव से भी थोड़ी ज्यादा है। ये बात कहते हुए वो मजाक किए बिना नहीं रह सकी। चाचा, अगर आपको पता चल जाए कि मीनल ठाकुर कहाँ घायल है तो मुझे बताना मत भूलना। अर्जुन मेहरा हंसे बिना नहीं रह सका। वो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही यशिका की कड़वी मुस्कान गहरी हुई, अर्जुन ने कहा, हालांकि मंच पर जाने से पहले अभी कुछ समय और लगेगा। इस दौरान मैं तुम्हारी ताकत थोड़ी बेहतर करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम जीतो या न जीतो, ये तुम पर निर्भर है। यशिका को यकीन नहीं हुआ। चारवी ने बेबाकी से कहा, बकवास मत करो। चित्रा ने सिर हिलाया और कहा, याशिका के मंच पर आने में बस 2 घंटे बाकी है। उनके बीच की दूरी कैसे पाटी जा सकती है? दोनों ने अर्जुन की तरफ देखा। ये सोचकर कि प्रणव भगत की पैर की चोट की ओर इशारा करने और याशिका को मैच जिताने में मदद करने के बाद वो लापरवाह हो गया है। आखिरकार मीनल ठाकुर अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। उन्हें सिर्फ चालबाजियों से नहीं हराया जा सकता था, लेकिन अर्जुन के अपने तर्क थे। उसने पूछा, याशिका,
तुम जिस हस्तरेखा तकनीक का अभ्यास कर रही हो उसमें कुछ तो गुण होना चाहिए, है ना? याशिका ने गर्व से कहा। जरूर। हालांकि आयुर्वेद शिखर मार्शल पद पर केंद्रित नहीं है। मेरे गुरु के व्यापक संबंध है। उनके पास उच्च स्तरीय साधना तकनीकों की कभी कमी नहीं होती। मैं जिस तकनीक का अभ्यास कर रही हूं वो मेघ वायु हस्तरेखा है, जिसे 9 संप्रदायों की भूमि में सर्वोच्च हस्तरेखा तकनीक माना जाता है। गहन स्तर की उच्च तकनीकों में भी इसे अद्वितीय माना जाता है। चार्वी और चित्रा ने ईर्ष्या से आह भरी। क्या ये सही नहीं है? आयुर्वेद शिखर में तकनीकों की कभी कमी नहीं होती, वरना हर कोई एल्डर शंकर से प्रशिक्षुता क्यों करना चाहेगा? अर्जुन समझ गया, ये उसके अवलोकन से मेल खाता था, लेकिन उसने पूछना जारी रखा। क्या आपको लगता है कि आपकी हस्तरेखा तकनीक अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित कर रही है? पहले गर्वित, यशिका अब शर्मिंदा हो गई। मेरी समझ कमजोर है और मैं ही इस तकनीक का अभ्यास कर रही हूं। मेरे पास सलाह लेने के लिए कोई नहीं है। मैंने हमेशा इसे खुद ही समझा है। अर्जुन ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं। मैंने देखा कि आपकी हस्तकला तकनीक रूप में तो शक्तिशाली है, लेकिन बल में कमजोर है, जैसे कोई बच्चा भारी हथौड़ा चला रहा हो। जाहिर है आपके पास एक तेज हथियार है, फिर भी उसकी आधी शक्ति भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपनी साधना में जरूर कोई बड़ी गलती की है। क्या आपके पास इस तकनीक का निर्देश पुस्तिका है? याशिका एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ अंकल, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे देखने दो। देखो, क्या मैं तुम्हें इसमें महारत हासिल करने में मदद कर सकता हूं? अगर कामयाब रहे तो मीनल ठाकुर के खिलाफ तुम्हें मौका मिल सकता है। ओह! चार्वी और चित्रा हके बक्के रह गए। याशिका भी हतप्रभ और अनिश्चित थी। अंकल, आपका मतलब है 1-2 घंटे में इस तकनीक को समझकर मुझे इसमें महारत हासिल करने में मदद करो? अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसे मुझे दे दो और मुझे देखने दो। यशिका हिचकिचाई। ये उसकी सबसे अनमोल संपत्ति थी, उसका सबसे बड़ा राज। किसी को भी इसे देखने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अर्जुन के अनुरोध का सामना करते हुए उसने अनिच्छा से उसे निकाला और उसे दे दिया। उसने सोचा, इतने कम समय में योद्धा चाचा ज्यादा कुछ नहीं सीख सकते, है ना? ये सोचकर वो थोड़ी निश्चिंत हो गई। अर्जुन ने तकनीक पुस्तिका ली और जल्दी से उसे सरसरी तौर पर पढ़ लिया। गहन स्तर की उच्च तकनीक उसके लिए मुश्किल नहीं थी। आंखें बंद करके कुछ पल समझने के बाद उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने निर्णायक रूप से कहा, बर्फ और आग का दोहरा रूप। उसने लापरवाही से अपनी हथेली आगे की ओर बढ़ाई और उसकी हथेली से 2 प्रकार की हथेली ऊर्जाएं निकली, बर्फ और आग, बिल्कुल विपरीत। दोनों शक्तियां आपस में जुड़ गई और उसके सामने रखी लोहे की कुर्सी पर टकराई, जिससे एक उंगली जितना गहरा गड्ढा बन गया। यशिका की आंखें चौड़ी हो गई। चाचा, आप। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे पहली परत समझने में 1 साल लग गया। उसके चाचा को तो 1 कप चाय से भी कम समय लगा था। अर्जुन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, आध्यात्मिक शक्ति संचार मार्ग में आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी, इसीलिए आपकी हस्तरेखा तकनीक की शक्ति अपेक्षा से कम है। पालथी मारकर बैठ जाओ, संचार मार्ग याद करो। यशिका अर्जुन के सामने स्तब्ध होकर बैठ गई। उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा डालने दिया, जो उसके अंदर घूमता रहा। यशिका ने संशय के साथ संचार मार्ग को याद किया, फिर चुपचाप उसका अभ्यास किया। यशिका राठी, मीनल ठाकुर, मंच पर आओ। एक कॉल ने यशिका के मौन अभ्यास सत्र को तोड़ा। उसने आंखें खोली, घबराकर बोली, हूं? इतनी जल्दी? मैंने अभी तक पर्याप्त अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास में खोई हुई उसने समय के तेजी से बीत जाने का ध्यान ही नहीं रखा था। अचानक मंच पर बुलाए जाने पर वो असमंजस में पड़ गई। अर्जुन ने आश्वस्त किया,
वास्तविक मुकाबला ही सुधार का सबसे तेज तरीका है। आगे बढ़ो। कोई और विकल्प न होने के कारण यशिका को दांत पीसते हुए मंच पर जाना पड़ा ताकि वो अपनी उत्कृष्ट साथी नल ठाकुर के साथ मुकाबला शुरू कर सके। लावण्या शिंदे ने याशिका को घूरते हुए हल्के से कहा, देखते हैं इस बार वो कैसे जीतती है। पिछली बार वो भाग्य से प्रणव भगत से जीत गई थी और उसे लगा था कि वो कुछ खास है। वरुण देशमुख अपनी कुर्सी पर झुक गए, याशिका की ओर देखा और उदासीनता से बोले, जीत? वो कैसे जीतेगी? जूनियर सिस्टर मीनल पिछले 10 सालों में बैम्बू ग्रोव पीक की सबसे मजबूत प्रतिभा है, अपने साथियों में बेजोड़। उसकी ताकत ऐसी है जिसे मैंने खुद परखा है। यशिका 3 चालों में हार जाएगी। लेकिन जल्द ही वरुण खुद को सीधा बैठने से रोक नहीं पाया। मंच पर आपस में गुंथी 2 आकृतियों को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। अजीब, यशिका की हथेली की तकनीक अलग क्यों लग रही है? लावण्या भी आश्चर्य से बोली, भावना निकाल दो, उसकी हथेली की तकनीक बदल गई है। चालें वही है, लेकिन ताकत दोगुनी हो गई है। बस ये इतना अपरिचित क्यों लग रहा है? हर्षवर्धन भी चौंक गया। वो यशिका से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और उसकी ताकत को अच्छी तरह जानता था। इस समय यशिका की हथेली की तकनीक पूरी तरह बदल गई थी। क्या हुआ? आखिरी राउंड में उसकी हथेली की तकनीक पहले जैसी ही थी, उसमें ताकत की कमी थी। सिर्फ 2 घंटे में ये इतना बदल कैसे गया? बस कुछ ही सांसों में दोनों ने पहले ही 3 राउंड एक दूसरे से बदल लिए थे। याशिका हस्तमैथुन तकनीक से अनभिज्ञ होने के कारण मीनल से लगातार हार रही थी। क्या आयुर्वेद पीक की एक साधिका यही सबसे अच्छा कर सकती है? हस्तमैथुन तकनीक भी ठीक से नहीं कर सकती। हाँ, जया कपूर के अलावा और भी कई साधिकाएं थी जो याशिका से ईर्ष्या करती थी। ऐसी शिष्याएं बहुत थी। याशिका शांत रही और वास्तविक मुकाबले के दौरान हस्तमैथुन तकनीक से खुद को जल्दी जल्दी परिचित करती रही। 20 चालों के बाद मीनल को धीरे धीरे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अब याशिका को दबा नहीं सकती थी। 50 चालों के बाद वो ये देखकर हैरान रह गई कि याशिका अब खुद के बराबर एक शक्तिशाली हस्तमैथुन तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है। इससे वो घबरा गई। दूसरी ओर जैसे जैसे याशिका की हस्तमैथुन तकनीक मजबूत होती गई, उसका उत्साह बढ़ता गया और वो और भी जोश से लड़ने लगी। पूरे 200 बार वार करने के बाद आखिरकार मीनल की बदलती मानसिकता ने उसे एक हमले के दौरान एक खामी उजागर करने पर मजबूर कर दिया। याशिका ने अपनी तेज आंखों और तेज हाथों से उसकी छाती पर जोरदार मुक्का मारा। धप धप धप। मीनल ठाकुर लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ी। याशिका ने अपनी तेज आंखों और फुर्तीले हाथों से उसकी छाती पर जोरदार मुक्का मारा। धप धप धप। मीनल ठाकुर लड़खड़ाकर मंच से पीछे की ओर गिर पड़ी। जज ने आश्चर्य से ऊंची आवाज में घोषणा की, विजेता मीनल ठाकुर है। पूरा हॉल खामोश हो गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। वे परिणाम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हर बड़ी प्रतियोगिता में अप्रत्याशित उलटफेर होना आम बात थी, लेकिन याशिका राठी, जो आमतौर पर औसत प्रदर्शन करती थी, ने अपनी गौरवान्वित बेटी मीनल ठाकुर को हरा दिया। इतना बड़ा उलटफेर कौन स्वीकार कर सकता था? मीनल खुद इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वो मंच पर चढ़ गई और अनिच्छा से चिल्लाई, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। याशिका राठी ने धोखा दिया। उसने धोखा दिया। सिर्फ 1-2 घंटे में उसकी तकनीक इतनी तेजी से कैसे बदल गई? ये जज भी हैरान थे। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सख्ती से पूछा, यशिका राठी, तुम इसे कैसे समझाओगी? यशिका का दिल धड़क उठा। सांप्रदायिक गुरु और अनेक बुजुर्गों के सामने वो इतना घिनौना आरोप कैसे सह सकती थी? उसने तुरंत जवाब दिया, न्यायाधीश को रिपोर्ट करते हुए मेरे योद्धा चाचा ने मुझे हस्तरेखा तकनीक में मार्गदर्शन दिया था। योद्धा चाचा?
अनगिनत आंखें एक साथ वहां बैठे शांत गोरे युवक की ओर मुड़ गई। गवाही मीनल ठाकुर ने देखा। उसने देखा कि वो उससे भी छोटा एक लड़का था और गुस्से से हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम मजाक कर रही हो? एक बच्चा जिसके बाल भी पूरे नहीं बढ़े, वो तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है और कुछ ही समय में अपनी साधना तकनीक में गुणात्मक परिवर्तन कर दो। तुम तो मेरी बुद्धि का अपमान कर रही हो। उसने जज की ओर हाथ जोड़कर कहा, यह स्पष्ट है कि यशिका राठी अपनी साधना तकनीक में आए बदलावों की व्याख्या नहीं कर सकती। मुझे पूरा संदेह है कि उसने ऐसा करने के लिए कुछ धूर्त तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। जज के चेहरे पर गंभीरता थी। यशिका ने अपने योद्धा चाचा के बारे में जो कहा, उस पर यकीन करना वाकई मुश्किल था। वो लड़का बाहरी संप्रदाय का एक पर्यवेक्षक होना चाहिए, है ना? उसकी उम्र को देखते हुए उसने कितने वर्षों तक मार्शल पद का अभ्यास किया होगा? अपनी साधना तकनीक को समझ पाना ही काबिले तारीफ होगा। वो दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकता था? यशिका राठी, मुझे अब तुम्हारे परिणाम पर संदेह हो रहा है। अगर तुम कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे पाओगी तो तुम्हारा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। सजा के तौर पर तुम्हें 20 टाइट बचाव में भाग लेने से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यशिका केवल कड़वी मुस्कान दे सकी। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरों को उस पर संदेह था। उसे भी इस कारण पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। उसने अभी अभी अपनी साधना तकनीक अपने योद्धा चाचा को दिखाई थी, जिन्होंने चाय के समय में ही उसका सार समझ लिया था और उसका मार्गदर्शन किया था। अगर उसने दूसरों को बताया तो कौन उस पर विश्वास करेगा? जज साहब, ये सच है, याशिका ने असहाय होकर कहा। जज साहब की भौहें तंग गई और उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। वो चिल्लाए, अगर तुम जिद्दी बनी रहोगी तो मुझे ये दोष मत देना कि मैंने संप्रदाय गुरु से तुम्हें उपरोक्त सजा देने के लिए कहा था। स्टैंड पर अर्जुन मेहरा कुछ असहाय महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि यशिका को कुछ गुप्त मार्गदर्शन देना ही काफी होगा। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे उसकी गवाही देने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक गहरी सांस लेते हुए वो उठा और मंच पर चला गया। उसने जज की ओर और वहां मौजूद परंपरा संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों की ओर भी हाथ जोड़े। मैं अर्जुन मेहरा हूं, वास्तव में यशिका राठी का मार्शल अंकल। मैंने ही अभी उसकी साधना तकनीक का मार्गदर्शन किया था। कृपया उसे गलत न समझें। अर्जुन को सचमुच गवाही देने के लिए आगे आते देखकर संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों के चेहरे पर संदेह के भाव थे। क्या वह सचमुच झूठी गवाही देने की हिम्मत करता है ना? परंपरा संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों के सामने क्या वह सोचता है कि हम आसानी से मूर्ख बन जाते हैं? किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। पराजित मीनल ठाकुर को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उपहास करते हुए कहा, कितना साहस! याशिका राठी की मुस्कान पाने के लिए तुम हमारे सांप्रदायिक गुरु और बड़ों को खुलेआम धोखा देने की हिम्मत कर रही हो। मुझे कहना होगा, याशिका राठी वाकई मनमोहक है। क्या उसने तुम्हारी आत्मा को मोहित कर लिया है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाई। उसने ऐसे लोग देखे थे जो हार को स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन इस हद तक नहीं। हार तो हार ही होती है। लोगों को इस तरह बदनाम क्यों करते हो? इससे तो उसकी अपनी दुर्भावना और संकीर्णता ही उजागर हुई। और क्या? याशिका ने दांत पीसते हुए तुरंत बचाव करते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे योद्धा चाचा है। अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो मैं तुमसे फिर लड़ूंगी। अगर उसे पता होता कि मीनल ठाकुर के खिलाफ जीतने से इतनी परेशानी होगी तो वो हारना पसंद करती। हालांकि अर्जुन ने हाथ हिलाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। उसका तर्क करने का कभी इरादा ही नहीं था। ज्यादा बोलने का क्या मतलब है? फिर उसने जज की तरफ देखा और कहा, जज साहब, मैंने अभी जो भी कहा सब सच है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप इसे कभी भी सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन का तरीका स्वाभाविक रूप से सरल था। वो था अर्जुन से याशिका के
मेघ वायु ताड़ का प्रदर्शन करवाना। अगर उसका प्रदर्शन याशिका से ज्यादा गहरा था तो ये दिखाने के लिए काफी होगा कि वो उसका मार्गदर्शन करने के योग्य है। जज ने अनुमति के लिए परंपरा संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। गुरु ने हल्के से सिर हिलाया। संप्रदाय के गुरु होने के नाते वे न तो महत्वपूर्ण आयोजनों में शिष्यों द्वारा धोखाधड़ी बर्दाश्त करते थे और न ही किसी उत्कृष्ट शिष्य के साथ बेवजह अन्याय करते थे। अर्जुन की हस्तकला तकनीकी पुष्टि करना निस्संदेह सबसे उपयुक्त था। अनुमति लेकर जज ने कहा, ठीक है, तो याशिका राठी की हस्तकला तकनीक का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करो। देखते हैं कि क्या आप उसके सुधार के लिए मार्गदर्शन करने के योग्य हैं। उन्होंने जगह खाली कर दी, जिससे अर्जुन को प्रदर्शन करने का मौका मिल गया। चाहे वो संप्रदाय के गुरु हो, बुजुर्ग हो या शिष्य हो, सब अर्जुन को देख रहे थे। हालांकि बहुत से लोग देख रहे थे, चारवी लघारी और चित्रा ये वाले को छोड़कर, जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष देखा था। किसी की भी नजर विश्वास नहीं कर रही थी। अर्जुन ने आसानी से थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर ली। उन्होंने मेघ वायु ताड़ का प्रदर्शन किया और इसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया। बर्फ और आग का दोहरा खेल। एक ताड़ का प्रहार, दो विपरीत ताड़ की ऊर्जाएं आपस में गुंथी हुई, आगे की हवा में प्रहार करती हुई। एक फुसफुसाहट के साथ, एक तेज धमाके के साथ हवा फट गई। न्यायाधीश की पलकें झपक गई। इस चाल की शक्ति याशिका द्वारा प्रदर्शित की गई शक्ति से कहीं अधिक थी। अगर याशिका के पास इतनी कुशल तकनीक होती तो मीनल ठाकुर अनगिनत चालें पहले ही हार जाती। परंपरा संप्रदाय के गुरु और वरिष्ठों ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने एक के बाद एक सिर हिलाया, मार्गदर्शन करने के लिए अर्जुन की योग्यता को स्वीकार करते हुए। शिष्यों ने भी थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। इस आदमी ने तो सचमुच मेघा वायुपाम में महारत हासिल कर ली है, लेकिन क्या यह तकनीक सिर्फ यशिका राठी ही नहीं करती? उसे कैसे पता? ओह, मैं समझ गया। चूंकि ये व्यक्ति यशिका का मार्शल अंकल है, तो शायद ये तकनीक उसे उसी ने दी होगी। इस स्पष्टीकरण के साथ सब अचानक समझ गए। अब यशिका की बातों पर किसी को शक नहीं रहा। इसके बजाय उन्होंने मीनल ठाकुर पर उंगली उठानी शुरू कर दी, जो हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हालांकि हम मीनल की भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन हारने के बाद दूसरों पर धोखेबाजी का आरोप लगाना थोड़ा ज्यादा है। दूसरों पर धोखेबाजी का आरोप लगाना एक बात है, लेकिन यशिका को यह कहकर अपमानित करना कि उसने दूसरों को अपने लिए झूठ बोलने के लिए बहकाया दूसरी बात है। ऐसा चरित्र, छी, इस तरह के व्यक्ति से दूर रहना ही बेहतर है। मीनल चिंतित और क्रोधित दोनों थी। उसने यशिका पर शक किया था, लेकिन अंततः शिष्यों का आक्रोश खुद पर ही आ गया। उसने अर्जुन को बुरी तरह घूरते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इसी एक चाल में महारत हासिल है। क्या यह साबित करने के लिए काफी है कि तुमने यशिका को सही राह दिखाई है? ये सुनकर यशिका बहुत नाराज हो गई। मीनल अपनी शिकायतें बंद नहीं कर रही थी। हालांकि अर्जुन को तो बस यही एक चाल समझ में आई थी। वो खुद को कैसे साबित करता? मीनल ठाकुर, ज्यादा आगे मत बढ़ो, यशिका ने चिढ़कर कहा। अगर तुम सचमुच रैंकिंग नहीं छोड़ सकती तो मैं मान जाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। मीनल ने ठंडी खीस से कहा, तो फिर तुमने मान लिया कि तुमने धोखा दिया? जज साहब, तुमने सुना, यशिका ने मान लिया कि वो बेशर्म थी और उसने धोखा दिया। अर्जुन इस औरत से तंग आ गया था। बस बहुत हो गया। उसने उसे पूरी तरह चुप कराने का फैसला किया। किसने कहा कि मुझे सिर्फ एक ही चाल आती है? उनके बीच हुई बातचीत के दौरान उसे बाकी तकनीकी समझ आ गई थी। उसने तुरंत वहीं पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दूसरा रूप, सूर्य और चंद्र का तेज। तीसरा रूप, शरद और ग्रीष्म का एक दिन। चौथा रूप, असंख्य धर्म, एक ही प्रतिफल। चारों रूपों का प्रदर्शन करने के बाद बाकी लोगों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, चूंकि उनकी समझ में
मेघवायु ताड़ अर्जुन ने यशिका को दे दिया था। ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो पूरा सेट जानता था। हालांकि सिर्फ यशिका ही जानती थी। अर्जुन ने 1 घंटा पहले ही इस तकनीक का अध्ययन शुरू किया था और उसके मंच पर जाने से पहले उसने केवल पहला रूप ही समझा था। सिर्फ एक अभ्यास सत्र के बाद उसने बाकी 3 रूपों को समझ लिया था। ये तो किसी स्वर्ग विरोधी समझ थी। मीनल फिर से अपमानित होकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो? जज अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सख्ती से चिल्लाकर कहा, मीनल ठाकुर, बस करो, नीचे उतर जाओ, टूर्नामेंट में खलल डालना बंद करो। लेकिन मीनल अपनी बात पर अड़ी रही। गुस्से से अर्जुन की ओर उंगली उठाते हुए उसने कहा, अगला दोस्ती का मैच है, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? जबरदस्ती का धंधा। अभी अभी अर्जुन मेहरा ने अपनी हस्तरेखा विद्या का प्रदर्शन करने के लिए बस थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। उसकी असली ताकत अभी तक सामने नहीं आई थी। इससे मीनल ठाकुर को यह गलतफहमी हो गई कि वो अर्जुन को चुनौती दे सकती है। रुचि नहीं है, अर्जुन ने साफ मना कर दिया। वो यहां सिर्फ परंपरा संप्रदाय के अनुयायियों की शक्ति का निरीक्षण करने आया था। चूंकि टूर्नामेंट खत्म हो चुका था, इसलिए अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। दोस्ताना मैच वगैरह उसकी योजना का हिस्सा नहीं थे। ये कहकर वो अपनी मर्जी से मंच छोड़कर अपनी सीट पर वापस आ गया। यशिका राठी ने अपनी स्कर्ट उठाई और जल्दी से उसके पीछे चली गई। इस समय चारवी लघारी की नजर अर्जुन की ओर पूरी तरह बदल गई थी। उसने यशिका की बाह को सहलाया और विस्मय भरे स्वर में कहा, यशिका, तुम्हारे मार्शल अंकल के पास कुछ अच्छे कौशल हैं। चित्रा येवले ने आदर पूर्वक कहा, सिर्फ अच्छे कौशल की बात नहीं, वो तो असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अचानक अपने योद्धा चाचा का इतना सम्मान करने लगी हो। याशिका को गर्व महसूस हुआ। वो मन ही मन बहुत खुश थी। उसने न सिर्फ कई मुकाबले जीते और खूब शोहरत हासिल की, उसके आसपास के दोस्त भी ईर्ष्यालु थे कि उसके इतने महान योद्धा चाचा है। आज की उपलब्धियां जबरदस्त थी। लेकिन तुम्हारे योद्धा चाचा ने अभी मीनल ठाकुर की चुनौती क्यों ठुकरा दी? चारवी ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, वो मीनल अक्सर बहुत घमंडी होती है। तुम्हारे योद्धा चाचा को उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो आगे से इतना दबंग होने की हिम्मत न करे। चित्रा ने उसे तुरंत रोका, ऐसे बेतुके सुझाव मत दो। मीनल को पूरी तरह से सबक सिखाया जा सकता है या नहीं, ये अलग बात है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि बैम्बू ग्रोव पीक से हमारे वरिष्ठ भाई वरुण यूं ही खड़े रहेंगे? तभी चारवी को याद आया, बम्बू ग्रोव पीक के बड़े भाई वरुण देशमुख मौजूद थे। आमतौर पर वरुण इस प्रतिभाशाली छोटी बहन को बहुत बिगाड़ते थे। अगर उसे अनुशासित किया जाए तो क्या वरुण उदासीन रहेगा? और तो और उनके रिश्ते को देखते हुए भी बम्बू ग्रोव पीक की प्रतिभाशाली छात्रा मीनल की हार से बम्बू ग्रोव पीक की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। वो चुप कैसे रह सकता था? भावना और तर्क दोनों ही दृष्टि से वरुण बीच में आ जाता। ये सोचकर चारवी ने अपनी जीभ बाहर निकाली, भूल जाओ मैंने कुछ कहा था। इस समय परंपरा संप्रदाय के शिष्यों का 10वां और अंतिम मुकाबला समाप्त हो गया था। अर्जुन को अब देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने कहा, यशिका, चलो चलो आयुर्वेद पीक पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे गुरु की आध्यात्मिक चिकित्सा तैयार है या नहीं। ये सुनकर यशिका, जो पहले खुश थी, अचानक खालीपन और थोड़ी निराशा महसूस करने लगी। हालांकि वो अर्जुन के साथ आधे दिन से भी कम समय के लिए थी। उसने उसे ढेर सारे सरप्राइज दिए थे। ये जानकर कि अर्जुन जाने वाला है, वो उससे अलग होने से हिचकिचा रही थी। हालांकि अर्जुन जाना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हर कोई उसे जाने देना चाहता था। छोटी बहन यशिका, तुमने अभी अच्छा प्रदर्शन किया, यहां तक कि मेरी छोटी बहन को भी हरा दिया।
वरुण देशमुख मीनल ठाकुर को साथ लिए अपने हाथ पीठ पीछे करके वहां आए। उनके शब्द स्पष्ट थे, फिर भी उनमें एक दबंग लहजा था। आसपास के शिष्यों ने यह देखा और जल्दी से तितर बितर हो गए। स्पष्ट रूप से वरुण अपनी छोटी बहन के लिए वहां खड़ा था, और हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो यशिका को परेशान कर रहा है, उसका असली निशाना अर्जुन था। यशिका थोड़ी डरी हुई लग रही थी। वरुण परंपरा संप्रदाय का एक उच्च स्तरीय शिष्य था। आमतौर पर उसे कभी भी उससे कृपा करने का मौका नहीं मिलता था। अब वो अचानक उसमें कमियां निकालने लगा था। वो कैसे शांत रह सकती थी? उसने झट से हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई वरुण। वरिष्ठ बहन मीनल विनम्रता से पेश आ रही थी। वरुण ने नाक से खर्राटे लिए और ठंडे स्वर में कहा, छोटी बहन यशिका बड़ी शालीनता दिखा रही है। आप बहुत प्रभावशाली है। मैंने तो इसे दिल पर ही नहीं लिया कि अपनी छोटी बहन को हराना सामान्य बात नहीं है। उसे अब भी याद था कि यशिका ने पहले 2 बार उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब वो हिसाब बराबर करने आया था। यशिका के मुंह में कड़वाहट भर गई और उसने तुरंत माफी मांगी। बड़े भाई वरुण, मैंने कई बार बुरा किया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसके इतना रुख कम करने के बावजूद वरुण ने फिर भी हार मानने का कोई संकेत नहीं दिया। उसने जोर देकर कहा, मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकता। आखिरकार आप इतनी शक्तिशाली है कि असली लड़ाई में मैं आपका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। वरुण प्रतिभाशाली नहीं है और छोटी बहन यशिका से कुछ दाम पेंच सीखना चाहता है। कृपया अपने मार्गदर्शन में कंजूसी न करें। आसपास के शिष्य चुपचाप दंग रह गए। वरुण का इरादा साफ था कि याशिका को जाने न दे। वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे सख्ती से सबक सिखाना चाहता था, और ऐसा लग रहा था कि याशिका को अनुशासित करते हुए वो जिस चेहरे पर तमाचा मारना चाहता था, वो असल में उसके योद्धा चाचा अर्जुन का था। अर्जुन उसकी असली मंशा समझ गया। अपनी कनपटियां रगड़ते हुए उसने कहा, तुम लोग तो वाकई आराम ही नहीं करते, एक के बाद एक, बिना रुके। क्या चाहते हो? बस कह दो। इन दोनों भाई बहनों का मन बहुत संकीर्ण था। एक सामान्य मैच के नतीजे को निजी दुश्मनी में बदल देना उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस जा सकता था और परंपरा संप्रदाय में कभी वापस नहीं आ सकता था। वे उसका क्या कर सकते थे? समस्या ये थी, अगर वो चला जाता तो ये दोनों भाई बहन अपना गुस्सा यशिका पर निकालते। शारीरिक और मौखिक अपमान का दौर तो बनता ही, तो अंत तक देखना ही बेहतर होता। वरुण अर्जुन के बोलने का इंतजार कर रहा था और बोला, अच्छा, कम से कम तुम्हारे अंदर खड़े होने की हिम्मत तो है। मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, बस मेरी छोटी बहन की चुनौती स्वीकार कर लो। क्या कोई समस्या है? अर्जुन एक जाना माना शिष्य था जिसके पास आत्मा मूल नहीं था। उसकी साधना दयनीय रूप से निम्न थी। अगर उसके पास मेघ वायु तार का पूरा सेट भी होता तो भी वो वास्तव में कितनी शक्ति का प्रयोग कर पाता? उसकी छोटी बहन के लिए उससे निपटना आसान होता। उसे अर्जुन ने मीनल के तमतमाते चेहरे को देखा और सिर हिलाया। वो नहीं चलेगी, तुम्हें सीधे आना चाहिए। मीनल का चेहरा तुरंत बदल गया। तीखी आवाज में वो चिल्लाई, तुमने किसे अयोग्य कहा? मैं मीनल ठाकुर वायु पर्वत संप्रदाय के आत्मा मूल के बिना किसी शिष्य से कम योग्य हो सकती हूं? क्या मजाक है? उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं आज इसे अंत तक पूरा करूंगी। वरुण ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया, मुझसे लड़ोगे? मैं बिना आत्मा मूल के किसी शिष्य को धमका नहीं सकता। अगर बात फैल गई तो क्या मैं अपना चेहरा छिपाऊंगा? अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो पहले मेरी छोटी बहन को मारो। अर्जुन मीनल को धमकाना नहीं चाहता था, लेकिन वे जिद पर अड़े रहे। मांगो तो पाओगे, वो और क्या कह सकता था? ठीक है। तब मीनल के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अर्जुन को घूरते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए
कि तुम्हारा शरीर मार सहने के लिए मजबूत हो। मैंने बहुत जोर से मारा। अर्जुन हंसा। ये तो मजेदार है, मैंने भी बहुत जोर से मारा। जल्द ही वे दोनों मंच पर गए। परंपरा संप्रदाय के गुरु, बड़े बुजुर्ग और कई शिष्य जो जाने वाले थे। किसी को मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लेने के लिए तैयार देखकर वही रुक गए। कई शिष्य जो देख रहे थे उन्हें भी अर्जुन जैसा ही लगा। किसी मैत्रीपूर्ण मैच में भाग लेना और हारना उनके संप्रदाय के लिए कलंक होगा। अगर वे जीत जाते तो परंपरा संप्रदाय बदनाम हो जाता। इसलिए उनका रवैया था कि ज्यादा करने से बेहतर है कम करना। हालांकि मैत्रीपूर्ण मैच के नियम मौजूद थे, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग मंच पर गए। इस बार किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य का मंच पर जाना दुर्लभ था। स्वाभाविक रूप से इसने उनकी रुचि जगा दी। शिष्यों के बीच आंतरिक द्वंद्व देखने की तुलना में बाहरी संप्रदाय और परंपरा संप्रदाय के शिष्यों के बीच द्वंद्व ज्यादा आकर्षक था, क्योंकि ये दोनों संप्रदायों का चेहरा दर्शाता था। परिणाम निर्णायक था। परंपरा संप्रदाय के गुरु चिंतित हो गए। परिणाम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन परंपरा संप्रदाय के लोग अभी भी काफी निश्चिंत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मीनल ठाकुर, उनके शिष्यों का गौरव आगे बढ़ रही थी। उनकी ताकत निर्विवाद थी। उनकी प्रतिद्वंद्वी वायु पर्वत संप्रदाय की एक युवा शिष्या थी। कहा जाता था कि उनमें कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं थी, इसलिए उन्हें वास्तव में चिंता करने का कोई कारण नहीं मिला। रेफरी ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, यह एक मैत्रीपूर्ण मैच है जिसमें सद्भाव मुख्य सिद्धांत है, तो केवल बिंदु पर प्रहार करो, कोई दुर्भावनापूर्ण क्षति नहीं। यदि उल्लंघन किया जाता है तो हमारा संप्रदाय और बाहरी संप्रदाय दोनों उल्लंघनकर्ता को कड़ी सजा देंगे। समझे? ये मैत्रीपूर्ण मैच परंपरा संप्रदाय के लिए बाहरी संप्रदायों के साथ मुकाबला करने का एक मंच था। भारी चोटें या मौतें मैत्रीपूर्ण मैच आयोजित करने के प्रारंभिक उद्देश्य का उल्लंघन करती। तो एक ऐसा नियम था। मीनल ठाकुर ने अपनी बाहें छाती पर रखकर हंसते हुए कहा, जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो एक असफल व्यक्ति की तरह व्यवहार न करे और छिपकर हमले न करे। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ पीठ के पीछे करके उदासीनता से जवाब दिया, एक असफल व्यक्ति जो बिना सबूत के दूसरों पर धोखा देने का आरोप लगाता है, उन्हें बहकाने वाला कहता है, वो तुम हो, है ना? ये अविश्वसनीय था कि उसने असफल व्यक्ति कहने की हिम्मत की। मीनल के चेहरे पर गुस्से से भाव उभर आए। तुम, ठीक है, मैं तुमसे बात कर चुकी हूं। देखते हैं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे मुंह जितनी जबरदस्त है या नहीं। अर्जुन ने शांति से कहा, तो ध्यान से देखो, इसे चूकना मत। मीनल गुस्से से भर गई। इस आदमी की जुबान कितनी तीखी थी। उसने कसम खाई कि वो इस मुकाबले के मौके का इस्तेमाल उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारने के लिए करेगी। नियमों की बात करें तो उसके मुंह पर तमाचा मारना किसी भी तरह से नुकसान नहीं माना जाएगा, बस उसकी कुशलता की कमी थी। रेफरी, मैं तैयार हूं। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अर्जुन भी निश्चिंत दिखाई दिए और बोले, मैं भी तैयार हूं। रेफरी ने सिर हिलाया, फिर रिंग से बाहर चले गए। शुरू करो की जोरदार आवाज के साथ उनका मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। स्टैंड में चारवी लगारी थोड़ी चिंतित थी। यशिका, तुमने अपने मार्शल अंकल को रोका क्यों नहीं? चित्रा येवाले ने भी फटकार लगाई, मीनल ठाकुर को हल्के में नहीं लिया जा सकता और तुम्हारे मार्शल अंकल में कोई स्पिरिट रूट नहीं है। एक बार जब वे भिड़ेंगे तो तुम्हारे मार्शल अंकल को बहुत नुकसान होगा। लेकिन यशिका राठी ने चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने रहस्यमय ढंग से कहा, बकवास मत करो, ध्यान से देखो। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरे लड़ाकू चाचा कोई भी इंसान है? हो? दोनों महिलाओं ने आश्चर्य के भाव दिखाए। क्या अर्जुन के जीतने की संभावना वाकई में है? दूसरी तरफ हर्षवर्धन ने अर्जुन के शरीर को घूरा
उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी थी। इस घमंडी मूर्ख को सबक मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा जोर से मत मारो, क्योंकि छोटी बहन छाया उसका बहुत सम्मान करती है। अगर उसे चोट लगी तो छोटी बहन छाया जरूर उसका साथ देंगी। लावण्य शिंदे ने तिरस्कार से कहा, औरतों के पीछे छिपना क्या है? इससे लोग उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। हालांकि वरुण देशमुख ने आराम से अपने पैर क्रॉस करके हाथ सिर के पीछे कर लिए। आत्मसंतुष्ट भाव से उसने कहा, आराम करो। मेरी छोटी बहन अपनी सीमा जानती है और उसे चोट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसे जगाने के लिए उसे कुछ थप्पड़ मारना शायद जरूरी है। हर्षवर्धन आराम से मुस्कुराया। उसने हल्के से कहा, उसे अपनी कीमत पहचानी चाहिए, वरना सिर्फ चाचा कहलाने से ही उसे लगता है कि वो परंपरा संप्रदाय में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। छाया घोष और यशिका राठी, दो खूबसूरत महिलाओं जो अर्जुन मेहरा का बहुत सम्मान करती हैं, के बारे में सोचते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कोई कांटा चुभ गया हो। वरुण ने रिंग की तरफ देखा, ये देखते हुए कि मीनल ने पहली चाल चली है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या हम शर्त लगाए? देखते हैं अर्जुन मेहरा मेरी छोटी बहन के खिलाफ कितनी चालें टिक पाता है। मैं शुरुआत करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 चालें। अगर मैं हार गया तो मैं तुम दोनों को 200 क्रिस्टल स्टोन दूंगा। लावण्या की दिलचस्पी बढ़ी और उसने सोचा, तो मैं 4 चालों की शर्त लगाऊंगा। चूंकि वो शक्तिशाली मेघा वायुपाम जानता है, इसलिए उसे इतनी जल्दी नहीं गिरना चाहिए। हर्षवर्धन हल्के से मुस्कुराया। चूंकि छोटे भाई और छोटी बहन इतने जोश में हैं, तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। मैं शर्त लगाता हूं 5 चालों की। छाया घोष और यशिका राठी द्वारा चाचा कहे जाने के कारण उसमें कुछ बिल्ली के पंजे जैसे कौशल होने चाहिए। वरुण खिलखिलाकर हंसा। लगता है मैं 400 क्रिस्टल स्टोन जीतने वाला हूं। 3 चालें? ये तो मैं उदारता दिखा रहा हूं। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग उसे और भी ज्यादा श्रेय दोगे। ये सोचकर कि वो मेरी छोटी बहन के सामने 4-5 चालें टिक सकता है। हा। उसके हंसते ही मीनल ठाकुर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अर्जुन की छाती पर थप्पड़ मारा। एक फाउंडेशन स्थापना की 7वीं परत के रूप में बिना स्पिरिट रूट वाले से निपटना क्या ये आसान नहीं था? उसने पहले ही योजना बना ली थी। पहला थप्पड़ अर्जुन को गिराने के लिए, दूसरा लात उसके चेहरे पर पैर रखने के लिए, तीसरा पकड़ उसे जमीन से उठाने के लिए, फिर मुख्य करतब उसके चेहरे पर कुछ जोरदार थप्पड़। हालांकि कल्पना सुंदर थी, वास्तविकता कठोर। अर्जुन हमेशा अपने हाथ पीठ के पीछे रखता था। जब थप्पड़ उसकी छाती के पास लगा तो उसने बेपरवाही से अपना दाहिना हाथ नीचे कर दिया। उसे हल्के से हिलाते हुए उसकी कलाई पर वार किया। आउच! मीनल की कलाई में तुरंत तेज दर्द हुआ, मानो उसकी हड्डी टूट गई हो। वो दर्द से चीख पड़ी। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। अर्जुन ने कहा, तुम रुक क्यों गए? मीनल अपमानित और क्रोधित थी। उसे लग रहा था कि अर्जुन ने किसी जादुई खजाने का इस्तेमाल करके चुपके से हमला कर दिया है। अपनी झुकी हुई मुद्रा का फायदा उठाते हुए उसने अपना दाहिना पैर उसकी पिंडली की ओर बढ़ाया, उसे अपने पैरों से गिराने की कोशिश में। धम! हालांकि जब उसकी नाजुक पिंडली ने अर्जुन के पैर पर लात मारी, उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने किसी पत्थर पर लात मारी हो। उसकी पिंडली में तेज दर्द हुआ। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। क्या बस इतना ही है? ये कहते हुए उसने अपना पैर उसकी छाती पर मारा। अत्यधिक बल से उसने उसे पीछे की ओर जमीन पर गिरा दिया। और यही अंत नहीं था। बल लगातार जारी रहा। उसे खुरदुरे पत्थर की ईंटों पर 2-3 गज तक धकेलता रहा, फिर रुक गया। उसकी खोपड़ी लगातार खुरची जा रही थी और खून बह रहा था। और तो और जब वो उठने की कोशिश कर रही थी, सबने देखा कि उसके सिर के पीछे के बाल खुरच दिए गए थे और उसे गंजा छोड़ दिया।
जब मीनल ने उसके सिर के पिछले हिस्से को छुआ तो वो तुरंत चिल्लाई, आह, मेरे बाल। फिर उसने गुस्से से भरी आंखें उठाई और अर्जुन को घूरने लगी। वो उस पर झपटी और चिल्लाई, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मार डालोगे? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ ली। तुम लोगों ने दोस्ताना मुकाबले की बात कही थी, निष्पक्षता से नहीं खेल सकते, और अब मारने की बात चिल्ला रहे हो। तुम्हें ये बुरे संस्कार किसने सिखाए? बिना कुछ सोचे उसने अपना पैर घुमाया। उसका पैर चाबुक की तरह हिल रहा था। मीनल कमर पर लगने से पहले कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे पाई और 4-5 गज दूर जाकर रिंग के ठीक बाहर गिर गई। 3 चालें, सिर्फ 3 चालों में ही मीनल ठाकुर को रिंग से बाहर कर दिया गया। परंपरा संप्रदाय के अनुयायी दंग रह गए। अत्यंत प्रतिष्ठित मीनल ठाकुर को वायु पर्वत संप्रदाय के एक शिष्य ने, जिसके पास आत्मा मूल नहीं है, सिर्फ एक ही मुकाबले में बाहर कर दिया। परंपरा संप्रदाय के गुरु ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। ये किसका शिष्य है? इसके रूप रंग से ऐसा लगता है कि ये शरीर शोधन पथ पर है और इसकी काया असाधारण है। ये महाबली संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए, है ना? अभिमानी। अर्जुन मेहरा को पहचानने वाला एकमात्र व्यक्ति शंकर सेन था, जो अभी भी आध्यात्मिक चिकित्सा का शोधन कर रहा था। बाकी बुजुर्गों ने एक एक करके सिर हिलाया। केवल महाबली संप्रदाय के शिष्य ही अपनी काया को इस हद तक निखार सकते हैं कि वे नींव स्थापना की 7वीं परत को झेल सकें। इसके अलावा उन्हें असाधारण रूप से प्रतिभाशाली अंकुर भी होना चाहिए। इस लड़के को 10 साल दो और महाबली संप्रदाय को बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक और वरिष्ठ स्तर का महाशक्ति मिल जाएगा। अर्जुन मेहरा ने अपना पैर पीछे खींच लिया। घावों से लथपथ मीनल ठाकुर को देखते हुए उन्होंने हल्के से कहा, मैंने पहले ही कहा था, तुम में वो सब नहीं था जो चाहिए। मीनल, जो पहले से ही अपमान से भरी हुई थी, तुम में वो सब नहीं था जो चाहिए। ये शब्द सुनकर और भी अपमानित महसूस कर रही थी। मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगी। वो चीखी और मंच पर दौड़ी, आगे बढ़ने के इरादे से। अर्जुन को उसकी परवाह नहीं थी और उसने कुछ स्तब्ध रेफरी की तरफ देखा। जाहिर था कि रेफरी भी इस अप्रत्याशित नतीजे से हैरान था। जब रेफरी को होश आया तो उसने जल्दी से डांटा, मीनल ठाकुर, नीचे उतर जाओ, वरना तुम्हारे साथ संप्रदाय के नियमों के अनुसार सलूक किया जाएगा। संप्रदाय के नियमों से डरकर मीनल कांप उठी। नीचे उतरने से पहले वो बस बड़ी अनिच्छा से अर्जुन को घूर सकी। फिर अर्जुन ने अपनी नजर ऊपर की ओर घुमाई। हर्षवर्धन, लावण्या शिंदे और वरुण देशमुख के कठोर चेहरों को देखते हुए उन्होंने सोचा था कि अर्जुन ज्यादा से ज्यादा 5 चालों तक टिक पाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि मीनल एक राउंड भी नहीं टिक पाई। इस समय अर्जुन की घूरती निगाहों से तीनों बेहद असहज लग रहे थे, खासकर वरुण देशमुख। मीनल की हार का मतलब था कि बैम्बू ग्रोव पीक की साख गिर गई थी। उसने अपनी कुर्सी जोर से पटकी और जोर से खड़ा हो गया। घमंडी, वरुण जोर से चिल्लाया, वायु पर्वत संप्रदाय का एक बेकार इंसान। तुमने बीच में ही शरीर को निखारने की कुछ तुच्छ तकनीकें सीख ली और मेरे परंपरा संप्रदाय में दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मेरी छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे करोगे? तुम दोनों चुपचाप बैठो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। ये कहकर वो हाथ पीछे करके मंच पर चला गया। उसके आते ही परंपरा संप्रदाय के अनुयायियों ने तालियां बजा दी। बैम्बू ग्रोव पीक से बड़े भाई मंच पर है। हाँ, इस लड़के को अब पछतावा हो रहा होगा। इसने तो वरुण देशमुख को कार्रवाई के लिए उकसाया। वरिष्ठ भाई वरुण नींव स्थापना की 9वीं परत के एक बेहतरीन विशेषज्ञ हैं और उनकी मुट्ठी की तकनीक आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है। अर्जुन मेहरा का छोटा कद बड़े भाई वरुण के घूंसे को कभी नहीं झेल सकता। वरुण को अपनी जगह आगे आते देख मीनल शिकायत में अपने आंसू पोंछे बिना नहीं रह सकी। बकवास। बड़े भाई वरुण, तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। उसे देखो, उसने मेरे बाल खराब कर दिए।
ये सुनकर वरुण की नजर अर्जुन पर और भी ठंडी हो गई। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और नाक नीचे करके खर्राटे लेते हुए बोला, एक औरत पर इतना कठोर, क्या तुम मर्द भी हो? अर्जुन उसकी डांट से बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि वो बहुत शांत लग रहा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि उसमें वो सब नहीं है जो चाहिए और तुम्हें सीधे आ जाना चाहिए। तुमने जोर देकर कहा था कि वो बहुत मजबूत है और मुझसे बात करने से कतराती है। तुम्हें अपनी छोटी बहन को पहले आने देना था। मैंने कोई तकनीक भी नहीं अपनाई, अपनी ताकत को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इतनी बुरी तरह घायल हुई, या तो इसलिए कि वो बहुत कमजोर है या इसलिए कि तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। कौन सी बात है? वरुण के चेहरे पर भाव जम गए। सच तो यही था, लेकिन कौन सोच सकता था कि अर्जुन अपनी कमजोर आत्मा जड़ के बावजूद शरीर को निखारने की कोई छिपी हुई तकनीक जानता होगा। उसने जोर से खर्राटे लिए। बस अब बकवास। मैं अपनी छोटी बहन के लिए न्याय मांगने आया हूं। मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। मैं तुम्हें पहले 3 चाल चलने दूंगा। 3 चालों के बाद या तो तुम हार मान लो या मैं तुम्हें एक ही मुक्का मारकर गिरा दूंगा। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अर्जुन हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सीनियर और जूनियर थे। वे समान रूप से अविवेकी थे। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम अपनी छोटी बहन की तरह हो जाओगी और अपनी हार मानने से इनकार कर दोगी। अर्जुन ने हाथ हिलाकर टाल दिया। वो सचमुच अपनी छोटी बहन के साथ और बहस नहीं करना चाहता था। जितनी जल्दी वो वरुण से निपट लेता, उतनी ही जल्दी वह दिखा पाता कि यशिका राठी को धमकाया नहीं जा सकता। उतनी ही जल्दी वो बच निकलता। वरुण गुस्से से हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हार मानने से इनकार कर दूंगा? क्या मजाक है? मैं तुम्हारे जैसे किसी से कैसे हार सकता हूं? लगता है तुम्हें चुनौती देकर मैंने तुम्हें बेवजह हिम्मत दे दी है। मैं तुम्हें 3 चालें चलने देने वाला था ताकि मुझ पर कमजोरों को धमकाने का आरोप न लगे। चूंकि तुम इतनी गुस्ताख हो तो मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करने दो। रेफरी, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने भाव शून्य होकर कहा, मैं भी तैयार हूं। हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। रेफरी ने अर्जुन की ओर चिंता से देखा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने कहा, नियम याद रखना, कोई दुर्भावनापूर्ण नुकसान नहीं। फिर वो रिंग से बाहर आया और बोला, शुरू करो। स्टैंड में 4वीं लघारी ने चिंता से आह भरी। आह, बात यहां तक पहुंच गई है। बड़े भाई वरुण बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। चित्रा ये वाले ने चिंता से कहा, अर्जुन बड़ी मुसीबत में है। उम्मीद है कि रेफरी समय रहते हस्तक्षेप करेंगे। इस समय उन्होंने देखा कि यशिका राठी ने बस थोड़ा सा मुंह बनाया था। वो उतनी चिंतित नहीं थी जितनी वे थे। 4वीं ने संदेह से पूछा, यशिका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे मार्शल अंकल बड़े भाई वरुण को हरा सकते हैं? यशिका ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, जीतेगी या हारेगी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बुरी तरह हारेगा। यहां आने से पहले मेरे योद्धा चाचा ने जया कपूर को सबक सिखाया था। मेरे योद्धा चाचा के सामने जया के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। क्या? दोनों महिलाएं स्तब्ध रह गई। जया कपूर फाउंडेशन स्थापना के 8वें स्तर पर है और कहा जाता है कि उन्हें गति तकनीकों में महारत हासिल है। अगर वो उसे हरा नहीं सकती तो कम से कम उसे भागने में तो सक्षम होना चाहिए, है ना? यशिका ने सिर हिलाया। इससे दोनों महिलाओं को यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि बिना आत्मा मूल के अर्जुन मेहरा इतना शक्तिशाली हो सकता है। परंपरा संप्रदाय के गुरु भी कुछ चिंतित हुए और उन्होंने याद दिलाया, वरुण देशमुख पर नजर रखना। वो ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो सही समय पर रुकेगा। बड़ों ने एक एक करके सिर हिलाया। महाबली संप्रदाय बहुत दबंग है। अगर हमारे परंपरा संप्रदाय में उनके शिष्य को कुछ हो गया तो वे उसे आसानी से नहीं जाने देंगे। चिंता मत करो, हम देख रहे हैं, वरुण ज्यादा दूर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ
हर्षवर्धन क्रोधित वरुण को देख रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक जानबूझकर मुस्कान उभर आई और वो खुद से बुदबुदाया, अर्जुन मेहरा, ओ अर्जुन मेहरा, इस बार तो तुम सचमुच स्टील की दीवार से टकरा गए हो, है ना? लावण्या शिंदे ने इत्मीनान से एक चाय का प्याला पकड़ा और कहा, मैं सचमुच देखना चाहती हूं कि अर्जुन का गौरवशाली शरीर बड़े भाई वरुण की कितनी हथेलियों का सामना कर सकता है। धमाका। मंच पर वरुण देशमुख ने पहला कदम रखा। अपने दाहिने पैर के एक धक्के से नींव स्थापना की नवी परत धारण करने वाले उन्होंने तुरंत ही प्रभावशाली शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसने सभी को चकित कर दिया। प्रबल आध्यात्मिक शक्ति, एक उच्च स्तरीय गहन साधना तकनीक। हथेली के प्रहार से ये एक भयंकर बाघ के पहाड़ से उतरने जैसा था। अजय, इस चाल का सामना करने वाले सामान्य शिष्य तो मुकाबला करने से पहले ही अपना साहस खो देते। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, वास्तव में तुम में कुछ कौशल है, अपनी छोटी बहन से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। उसके कृपालु मूल्यांकन को सुनकर वरुण गुस्से से हंसा, तुम अपने आप को क्या समझते हो, मेरा मूल्यांकन करने वाले? नीचे उतरो। उसका हथेली का प्रहार शक्तिशाली, त्वरित और निर्दयी था। अर्जुन के हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे थे, आगे आ गए और उसने कहा, ठीक है, तो मुझे अपनी शारीरिक तकनीक की सीमाओं का परीक्षण करने दो। स्वर्गीय युद्ध 9 रूप। पर्वत चकनाचूर। धमाका। फीनिक्स रक्त तक जाना शरीर के साथ पहली बार एक उच्च स्तरीय गहन निकट युद्ध कौशल के साथ एक ही मुक्के में शक्ति पहले से अतुलनीय थी। एक मुक्का और एक हथेली दो लोहे की छड़ों की तरह आपस में जोरदार टक्कर हुई, ऐसी आवाज के साथ जिससे दांत दुखने लगे। उनमें से एक कई कदम पीछे हट गया और जब उन्होंने देखा कि कौन पीछे हट गया है, संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों से लेकर शिष्यों तक सभी ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया।